नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की मौत की खबर है और करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना पर जांच एजेंसियां गहनता से जांच कर रही हैं। तो वहीं इस घटना के बाद यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस धमाके के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कातिल डॉक्टर उमर मोहम्मद का कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। अपने 3 साथी डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद ही उसने ये कदम उठाया। तो वहीं कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया था कि वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद के इशारे पर बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। ये जानकारी 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली में हुई एक रैली के वीडियो से सामने आई। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर आके अब टिक गई। जी हाँ, पता चले कि बदरपुर के रास्ते दिल्ली पहुंचने के बाद डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे कार खड़ी की थी और ऐसे में गाड़ी खड़ी करने के दौरान उमर कहां था? ये एक बड़ा सवाल। क्या पार्किंग में ही था या 3 घंटे के दौरान वो किसी से मुलाकात कर रहा था? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल ये भी कि या फिर वो इलाके की रेकी कर रहा था और पीक टाइम पर यानी कि भीड़ का इंतजार वो कर रहा था। आखिर दोपहर 3:19 पर वो गाड़ी पार्किंग में पहुंच गई थी। उसके बाद 6:22 पर गाड़ी बाहर आई और उन 3 घंटों के दौरान उमर ने क्या किसी से बात की? क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या फिर किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था? उमर को पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और साथ ही पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है और ऐसे में उसने सबसे उच्च सुरक्षा वाले इलाके में 3 घंटे तक रुकने का रिस्क आखिर क्यों लिया? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही देखिए, क्या कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक उसका सपोर्ट कर रहा था? सोमवार की शाम हुए बम धमाके के बाद पूरे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। इस ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग के घायल होने की खबर है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ब्लास्ट इतना तेज था कि कई लोगों के चिथड़े तक उड़ गए हैं। तो तमाम तरह के सवाल देखिए इस साजिश से जुड़े हुए देखिए वो सामने आ रहे हैं। धमाके से दहशत का माहौल, ये कई तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से जो मृतकों की पुष्टि हुई है उसमें एक युवक अमरोहा का रहने वाला बताया जा रहा था जिसका नाम अशोक कुमार था। यह पहली तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और इस कार का धमाके में इस्तेमाल किया गया है। ये दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर और कैसे ऊपर तक आग की जो लपटें हैं वो इसमें देखी जा रही है। ये तीसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से ये धमाका हुआ और जो आग की लपटें थी वो किस तरह से उठती हुई नजर आई। और ये चौथी तस्वीर आपके स्क्रीन पर जहां पर कैसे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी नजर आई। धमाके के बाद किस तरीके से पूरा मलबा है वो वहां पर बिखरता हुआ नजर आया और कैसे पूरे देश में उसके बाद हाई अलर्ट किया गया। राजधानी दिल्ली में तो हाई अलर्ट है ही, उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तमाम अन्य राज्यों में भी सिक्योरिटी पूरी तरीके से हाई है और इसी के साथ ही प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से कल ये धमाका हुआ। रात भर जो एजेंसियां हैं वो लगातार वहां पर पहुंची और अगर बात की जाए गहनता से जांच पड़ताल करते हुए नजर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज सुबह भी टीमें जो है वो निरंतर जांच करते हुए इस पूरे घटनाक्रम में नजर आई है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी अस्पताल में। जो घायल है जिनका इलाज जारी है उनसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने कल रात में ही मुलाकात की। वो तत्काल अस्पताल पहुंची और जो घायल हैं उनसे मुलाकात की और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स की टीमें वहां पर मौजूद थी, जो वहां पर घायल लोग हैं जिनका इलाज जारी है उस अस्पताल में, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। एक छोटी सी बैठक करते हुए भी रेखा गुप्ता कल नजर आई थी। और साथ ही ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीसरी तस्वीर भी आज की है। मौके पर कैसे एफएसएल की जो टीम है वो मौजूद रही। चौथी तस्वीर कैसे एनएसजी जो है वो मौके पर मौजूद रहा। डॉग स्क्वाड की पूरी टीम वहां पर थी और लगातार जो जांच है वो की जा रही थी। और ये पांचवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो मृतक के परिजन है, ये उनकी तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। कैसे उनका हाल बेहाल हो रखा था, विलाप करते मृतकों के परिजन जो हैं वो नजर आ रहे थे। क्योंकि देखिए अभी जो मृतकों की संख्या की बात करें वो आखिर
अभी जो आंकड़े हैं ये कहा जा रहा था कि कल बढ़ सकते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही थी, जो शिनाख्त है वो नहीं हो पा रही थी। और हालांकि अगर बात करें छठी तस्वीर की, कैसे लाल किले के आसपास जांच जारी, और एक बड़ा अपडेट भी देखिए सामने आ गया था कि किस तरीके से 3 दिन के लिए लाल किले को बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से। और इसी के साथ साथ अगर बात दिल्ली की करें तो देखिए वहां पर मेट्रो स्टेशन को भी 3 दिनों के लिए बंद किया गया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट देखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश जारी कर दिए गए थे, सभी जो प्रशासनिक टीमें हैं उनको ग्राउंड जीरो पर रखने के आदेश जो है वो जारी किए गए थे। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि सघन चेकिंग अभियान चलाने की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। लगातार जो गाड़ियां आ रही थी, जो वाहन आ रहे थे, उनकी गहनता से जांच पड़ताल। इसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर बस अड्डों की बात हो, वहां पर भी गहनता से जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। तो एक बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से दिल्ली में ये तेज धमाका हुआ, किस तरीके से इसके पीछे के आतंकी कनेक्शन जो है वो जोड़े जा रहे हैं, इसके तार आखिर कहां कहां तक जुड़े हैं। हालांकि टीमें अपना काम कर रही है, जांच लगातार जारी है, लेकिन तमाम सवाल उठते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का गुनहगार कौन और कितने लोग जो है वो इस घटना में, साजिश में शामिल है। क्योंकि जिस तरीके से कल अगर बात की जाए तो देखिए दिल्ली कमिश्नर का भी एक स्टेटमेंट सामने आया था, वो इस साफ तौर पर कहते हुए नजर आते कि इट वाज अ मूविंग व्हीकल है, यानी कि जो कार थी वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में थी। और देखिए उसके पहले भी वो पार्किंग एरिया था, तमाम दुकानें वहां पर थी और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनसे भी जो फुटेज है वो लेने की कोशिश प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा था। जो टीमें, जो एजेंसियां वहां पर लगी हुई थी वो काम कर रही थी। लेकिन देखिए अगर बात की जाए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं यूपी के तमाम जिलों की। बांदा की ये पहली तस्वीर, बुलंदशहर की ये दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर, गोंडा की ये तीसरी तस्वीर, चौथी कानपुर, फिर लखनऊ और फिर देखिए प्रयागराज की तस्वीरें। किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ ही दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अगर बात हरियाणा की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की, तो देखिए पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है और प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रहने के आदेश और निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच तमाम तरह के बड़े सवाल कि आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई। क्या उस गाड़ी से विस्फोटक सामग्री को क्या कहीं और ले जाने की कोशिश की जा रही थी? क्या ये धमाका जो है वो साजिशन किया गया? क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी? क्या कुछ तार इसके जुड़े हुए हैं? तमाम तरह के सवाल बिल्कुल इस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट शिवम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। शिवम जी, जिस तरीके से देखा गया दिल्ली में कल जो बड़ा धमाका देखने को मिला, तमाम तरह के इसके पीछे सवाल उठते हुए नजर आए कि आखिर इस धमाके के जो कनेक्शन है वो कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है या फिर अगर बात की जाए कहां तक इसके कनेक्शन से जुड़ रहे हैं? शिवम जी क्या कुछ कहना है आपका इस पर? मैम देखिए, मेरा ये कहना होगा कि ये जो कल लाल किले के पास ये जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटी है, ये वाकई में हमारे देश को झकझोरने वाली है। कहीं ना कहीं इसने बहुत एक बड़ा सवाल हमारे लिए पैदा कर दिया है। और ये तो एक गलीमत है कि किसी भी तरीके हमारी जो एफएसएल टीम है, या हम यूँ कह लें हमारी जो आईबी है, या हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पहले से ये बिफोर 3 मंथ्स, जब ये आपने देखा होगा कि जिस तरीके पहलगाम जब अटैक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जब हमारे तरफ से चलाया गया, उसके बाद से ही हमारा देश हाई अलर्ट पर था और सिक्योरिटी एजेंसीज बराबर अपना काम कर रही थी। और किसी ना किसी तरीके से आपने हमेशा ये देखा है कि ये जो कल घटना घटी है, इसके अगर 3 दिन पहले की आप घटनाएं देखें, जिस तरीके से बहुत सारे आतंकी पकड़े गए, बहुत सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल हमें पुलिस को बरामद हुआ, असॉल्ट राइफल्स बरामद हुई, बहुत सारे कारतूस। और इस तरीके से देखें कि जो ये घटना है, अगर सच में देखा जाए तो ये अगर उनका मंसूबा अगर पूरा हो गया होता आतंकवादियों का, तो ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, ये एक चूक हम मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा देश है, इतनी सारी आबादी है और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, ये जो घटना घटी है, जो मेरा चलते रहने से मतलब मेरा ये है कि ये जो कल घटना घटी, ये नहीं घटनी चाहिए थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन ये घटना और बड़ी होती क्यों? क्योंकि जिस तरीके से 2900 kg एक्सप्लोसिव मटेरियल मिलना,
और केमिकल के साथ में आप देखिए जो इनका जो तरीका है वो बिल्कुल आतंकवादियों का तरीका चेंज हो गया है। इस बार इन्होंने बहुत बड़े केमिकल मटेरियल का यूज करने वाले थे और जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया। उसके बीच में एक ये घटना भी घटी जो कि सच में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप सबसे पहली बात ये देखिए कि ये घटना में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसा कि जो 3 लोग पहले पकड़े गए, एक जो, और ये सभी कौन थे? ये डॉक्टर्स थे। आप देखिए कि शिक्षा ही होती है जो हमें कहीं ना कहीं विकराल दुर्घटनाओं से हमें बचाती है। लेकिन यहाँ देखा जाए कि इनकी शिक्षा इस तरीके की है कि ये इतना व्हाइट कॉलर पेशे वाले लोग अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं तो वाकई में एक सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये व्हाइट कॉलर वाले लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनकी शिक्षा में कहाँ कमी रह गई, इनकी संस्कार में कहाँ कमी रह गई। तो एक ये जो कल की घटना है ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सुरक्षा एजेंसीज हमारी बराबर लगी हुई हैं। और जिस तरीके से पिछले 3 दिन 4 दिन पहले से 1 हफ्ते में उन्होंने जो ये इतने आतंकवादियों को पकड़ा, अब इसका पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं हमें जरूर पता चलेगा बहुत लेकिन जल्द। शिवम जी देखिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं बिल्कुल एजुकेशन व्हाइट कॉलर, इस पे बिल्कुल जिक्र बार बार हो रहा है कि कैसे ये डॉक्टर्स ही थे और कहीं ना कहीं इनके तार कहीं ना कहीं बिल्कुल जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में जहां पर लाल किले के आसपास देखा जाता है पूरी तरीके से वहां पर काफी सेंसिटिव एरिया है, सीसीटीवी से लैस रहता है वो पूरा इलाका, लेकिन उसके पास में इतनी बड़ी आतंकी घटना घट जाना, ये संभव आखिर कैसे हुआ? ये इतनी बड़ी चूक मान रहे हैं आप इसमें? ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चूक है। लेकिन आप इसको इससे भी देखें कि जो 3 दिन पहले जिस तरीके से हमारी टीम सुरक्षा एजेंसीज हमारी लगी हुई थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा, कहीं ये कह सकते हैं ये एक रैकेट ही होगा जो कि आने वाले वक्त में सभी को पता चल जाएगा। वो धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म कर रहे थे, वो लोगों को पकड़ रहे थे, हमारी सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही थी। लेकिन बीच में एक छोटी सी ये चूक तो हुई है और ये एक कहीं ना कहीं जांच का मुद्दा है जो कि जांच चल रही है और ये बाद में ही पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल शिवम जी, क्योंकि देखिए ये भी कहा जा रहा था कि सुरक्षा एजेंसियां पहले ही लगातार अलर्ट कर रही थी राज्य सरकारों को और ये कहा जा रहा था जितने भी आतंकी संगठन है वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारतीय सेना ने किया उसका बदला हम लेंगे। इस तरीके के तमाम स्टेटमेंट्स आतंकी संगठनों की तरफ से लगातार देखे गए हैं, वो मैसेज दे रहे थे। और उसके बाद जो टीमें थी वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी अलर्ट कर रही थी और कहती हुई नजर आई थी कि भाई कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे देना और ये तमाम बार बड़े सवाल, क्योंकि देखिए जब इस तरीके का कोई धमाका होता है, कोई ब्लास्ट होता है, कोई बड़ी आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती है तो सबसे पहले जो निशाने पे आती है वो है आम जनता। बिल्कुल। देखिए मैम, इसमें यह है कि आपने जैसे पहलगाम अटैक देखा जो कि एक पाकिस्तान के द्वारा बहुत कायराना हरकत थी, ये अमानवीय हरकत थी। उसके बाद में इन्होंने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया क्योंकि कल की जो ये घटना है और उसके पहले जो हमारा इतना सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इनका ये हर तरीके से भारत को चोट पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारी आम जनता को डराना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो कि इनको नाकाम कर रही हैं और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये बराबर हमारे साथ दुर्घटनाओं के मुंह में हमें धकेल देता है। और ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि पाकिस्तान ने हमेशा ऐसा किया है। ये जो घटनाएं घटती हैं, इन्होंने जैसा कि सुनने में भी आ रहा है और जो लग रहा है कि ये अब गोली और बंदूकों के अलावा ये कहीं ना कहीं सुसाइड बॉम्ब भी बना रहे हैं जिससे कि एक डर पैदा हो जाए। और ये जो कल की घटना है ये अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये इस तरीके से घटनी थी, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हमारे देश में अभी पिछले 1 हफ्ते में घटी हैं वो यही लग रहा था कि इनका मंसूबा बहुत बड़ा था, लेकिन वो मंसूबा इनका पूरा नहीं हो पाया। और ये भी नहीं हम अब देखिए ये जो चूक हुई है ये एक छोटी सी चूक मैं इसको मानता हूं, क्योंकि दिल्ली जैसे हाई अलर्ट जोन में ऐसा हो जाना एक वाकई में एक सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से ये आतंकवादी अपने आप को पूरा ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं और बहुत जल्द ये पूरा रोका जाएगा और आने वाले वक्त में
इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस पे सुनिश्चित सरकार बिल्कुल करेगी बिल्कुल जरूर। शिवम जी, देखिए जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देश की राजधानी में जब इतनी बड़ी चूक, और देखिए वो काफी सेंसिटिव इलाका है लाल किले जी के पास, और मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास इस तरीके का धमाका होना, वो भी पीक टाइम में ये धमाका होता है, तो बाकी जो जगह है वो कैसे सुरक्षित है, वहां के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं जब उस जगह पर इस तरीके से कोई इतनी बड़ी आतंकी गतिविधि हो सकती है, तो बाकी इलाकों पर तो बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। और देखिए एक बड़ा सवाल ये भी कि हालांकि कई तस्वीरें भी हमने देखी, कई हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर भी जाकर देखा किस तरीके से वहां पर प्रशासन काम कर रहा है, अभी भी जो चूक है, जो कमियां हैं वो बिल्कुल देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं शिवम जी, जी। तमाम ऐसी तस्वीरें हमने देखी कि जहां पर फोर्स को रहना चाहिए था सुरक्षा की दृष्टि से, वहां पर नहीं थी फोर्स। देखिए मैम, ये एक बिल्कुल सत्य बात है कि जहाँ पर हमें रहना चाहिए, जहाँ पर हमें काम करना चाहिए, वहाँ किसी वजह से, अभी इसकी वजह तो सामने अभी आएगी ही, और वहाँ पर सुरक्षा एजेंसी क्यों नहीं थी या वहाँ पर गार्ड्स क्यों नहीं थे, हम वहाँ से क्यों नहीं बच पाए, एक सवाल है। लेकिन अब जैसा कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग हर जगह से चीज़ों को ठीक कर ले रहे हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनको हम अनचाही घटनाएं होती हैं। ये हम हर जगह तो अपना पूरा टाइट रखते हैं, सिक्योरिटी टाइट रखते हैं, बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर देती है। और इसमें सबसे यही है कि हमारी जो जनता है उसको हमारे सुरक्षा एजेंसियों के साथ रहना होगा, और किसी भी अफवाहों में ध्यान नहीं देना है। अगर अफवाहों में ध्यान देंगे तो घटनाएं और बड़ी घटेंगी। हमें सबसे ज़रूरी है कि हम अपने देश की हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, जो हमारे वॉरियर हैं, हमें उन पे ध्यान देना होगा, उन पे हमें भरोसा जताना होगा, और किन्हीं भी अफवाहों से हमें बचना होगा। अपने खुद का ख्याल हमें रखना होगा, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, या हमारे जो एनएसजी कमांडोज़ हैं, या हमारी जो भारतीय सेना है, जो हमारी आईबी हैं, ये हर तरीके से सीबीआई, आईबी सब कोई काम कर रहा है। अभी यहाँ पर ज़रूरत ये है कि जो ये घटना घटी है, आगे ऐसी घटनाएं अब बिल्कुल भी ना घटें। सबसे पहले तो इस पे फोकस करना होगा। ये घटना क्यों घटी, ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन आगे ऐसी घटनाएं ना घटें, इसके लिए सरकार पूरा काम कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई हैं, और जनता को भी ये ध्यान देना होगा कि अगर आपको कोई संदिग्ध मिलता है, कोई भी चीज़ संदिग्ध आपको लगती है, तो आपको तुरंत पुलिस को, या आपको जो भी आपके आसपास जो सुरक्षा एजेंसीज आपको दिख रही हैं या पुलिस दिख रही है, उनको तुरंत इत्तला करना होगा, और इन घटनाओं से हम इसी तरीके से बच सकते हैं। जी शिवम जी, लेकिन अभी देखिए अगर बात की जाए व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम की, क्या लगता है उसमें अभी और ज्यादा तकनीकों को जोड़ने की जरूरत है? क्योंकि कई बार ऐसे तमाम पहले भी केसेस हमने देखे, जब इस तरीके का कोई ब्लास्ट होता है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर कोई अन्य देखने को मिला हो, देखा जाता है जो आतंकी होते हैं वो कैसे अपनी गाड़ी में या फिर कहीं और, देखा जाता है विस्फोटक सामग्री लेकर जाते हैं। लेकिन बात व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम की कर ले शिवम जी, क्या लगता है इस पर और ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है? बिल्कुल मैम, इस पे ज़रूरत तो है। जैसे कि पहले क्या होता था कि मोबाइल फ़ोन के साथ सिम बहुत आसानी से मिल जाते थे लोगों को, उसमें आधार कार्ड जैसा कोई सिस्टम नहीं होता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि लोगों के पास अननोन नंबर्स ऐसे चले जाते थे, और एक बहुत बड़ा स्कैम चलता था। उसको सरकार ने डिजिटलाइज किया, उसको सरकार ने रोका। अब हमें ये चाहिए कि जो ये कार स्कैनिंग का सिस्टम है, या जो हम लोग जिस तरीके से ये डीलर कार को सेल करते हैं, इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि ये एक सिक्योरिटी पूरी बनानी होगी, एक सिस्टम तैयार करना होगा कि इसको रोका जा सके। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए मैम, कि जिस तरीके से ये डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं, कभी नहीं सोचा होगा कि लेडी डॉक्टर इतने बड़े उसमें ब्लास्ट में, या इतने जो जिस तरीके से एक्सप्लोसिव मटेरियल मिल रहा है उसमें लेडी डॉक्टर इन्वॉल्व हो सकती है। लेडी छोड़िए, ये मानना कि उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम कार स्कैनिंग की बात करें या इनसे बचने की हम बात करें, तो हमें पहले ये देखना होगा कि हम किसी पे भी भरोसा कर सकते हैं और किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। तो एक ये विश्वास बना पाना खुद में
कि हाँ किस तरीके से, जैसे आपने कार स्कैनिंग की बात की कि भाई हम जो कार सेल कर रहे हैं या कोई भी हम अपने घर किराए पर दे रहे हैं या कोई जगह हम किराए पर दे रहे हैं, बिल्कुल। देखिए इनको शिवम जी, जब कोई व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह पर पास होता है, वो उस कार में क्या विस्फोटक लेकर जा सकता है? क्योंकि देखिए जब इस वक्त इतनी ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती है, तब बिल्कुल देखा जाता है इस तरीके के धमाकों में जो आतंकी होते हैं वो अपनी गाड़ियों में ही अक्सर देखा जाता है कि कोई ऐसी विस्फोटक सामग्री लेकर जाते हैं। तो उसी की बात कर रही हूँ शिवम जी की क्या लगता है उस गाड़ी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, जो स्कैनिंग है उसको बहुत अच्छे से और मजबूती के साथ अब करने की जरूरत है? बिल्कुल मैम, ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये पता कर पाना कि गाड़ी किसकी है, कैसा है, वो इंसान कैसा है, कौन इस गाड़ी को यूज़ कर रहा है। अब जैसे आपने देखा होगा कि 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल किसी एक जगह मिलना, उस घर का मालिक कौन होगा, वो आतंकवादियों को घर मिला कैसे, एक तो ये मुद्दा हो जाता है। दूसरा ये जो कार स्कैनिंग की बात है मैम, सिर्फ कार ही नहीं, आप चाहे कार ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, बस ले लीजिए, एम्बुलेंस, कुछ भी हो, इनकी स्कैनिंग बहुत ठीक से होनी चाहिए। ये एक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय है कि हमारे जो भी मूविंग व्हीकल हैं इनको हमें बहुत ठीक से स्कैनिंग करना होगा। इसका पूरा हमें हर एक चौराहे पर कोई स्कैनिंग सिस्टम बनाना होगा कि ये चीज़ें यूटिलाइज ना हो पाएं। बिल्कुल। देखिए शिवम, लेकिन जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि बिल्कुल स्कैनिंग करने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा एजेंसियों की, क्योंकि लगातार कल से सवाल उठ रहा है कि क्या एक बड़ी सुरक्षा की चूक देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से काम कर रही है सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले में, क्योंकि कोई अपडेट लगातार नहीं मिल पा रहा है इस पर। देखिए मैम, इसमें यह है कि केवल एक टीम नहीं लगी है, सुरक्षा एजेंसीज की बहुत सारी टीम लगी हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये जो कल की दुर्घटना घटी है इसके बाद सुरक्षा एजेंसी ने काम स्टार्ट किया है, तो ऐसा भी नहीं है, काम पहले से चल रहा था। कल सुबह ही आप देखिए कि कल सुबह हम सभी देश को पता चलता है कि हमारे देश में बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे देश में पकड़ी गई हैं, और शाम को एक ये धमाका हो जाता है, शाम को एक ये दुर्घटना घट जाती है। दोनों में अगर देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसी काम तो कर ही रही थी, वो अपना लगातार लगी हुई थी, लेकिन बीच में एक ये चूक हो जाना, ये भी एक सवाल है, एक जांच का विषय है। सुरक्षा एजेंसीज इस पर भी काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं कि इनको ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे कैसे ना हो, इस पे बराबर काम चल रहा है। जी। एक सवाल और है शिवम मेरा आपसे ये है कि बिल्कुल अगर बात की जाए अगर लाल किले की, तो देखा गया जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो वहां पर भी करीब 3 घंटे तक उस पार्किंग एरिया में रुकी रही, और उसके बाद वो वहां से वापस निकली। तमाम बड़े सवाल कि आखिर जिस आतंकी का नाम लगातार आ रहा था वो आखिर उतनी देर कहाँ रुका, किस तरीके से जो पीक टाइम की बात की जा रही थी कि क्या पूरी तरीके से उस पीक टाइम को चुना जाता है जब भीड़ भाड़ वाली जगह काफी और ज्यादा एक्टिव हो जाती है? मैम देखिए, ये बिल्कुल ऐसा होता है जब कोई भी आतंकी कोई घटना अगर वो करना चाहते हैं, कोई भी इस तरीके का कोई संगठन, आतंकवादी संगठन अगर ऐसा कोई काम करना चाहेगा, तो वो यही चाहेगा कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो डैमेज करे, और इसकी जो भी संभावनाएं बन सकती हैं वो संभावनाएं वो बनाते हैं, और सुरक्षा एजेंसियों के आंख में धूल झोंक के वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं। तो इस पर ये कहना कि वो 3 घंटे कहाँ रहा और उसने कार पार्किंग में रही, इसकी, हाँ ये बात सच है कि कार जहां पार्क रहती हैं या जो भी पार्किंग की जगह है वो बराबर स्कैनिंग होनी चाहिए, इसके लिए एक टीम अलॉट होनी चाहिए, वो भी हर जगह के लिए ये काम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग जब कोई घटना घट जाती है तब उस पर बहुत गहन चिंतन करना या उस पर जांच करते हैं हम लोग, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन हम ऐसी कोई घटना ना घटने दें, उसके पहले हमें जो सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए वो हमारी सरकार को जरूर करने चाहिए। जी ठीक है शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच आपको बताना चाहूंगी कि बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पर लगातार छापेमारी चल रही है, और हमारे संवाददाता वहां पर इस वक्त मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल वहां पर देखी जा रही है। क्योंकि देखिए तमाम तरह के बड़े सवाल और जो कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से, और उसी पर एक बड़ा सवाल ये भी कि आखिर किस तरीके से जो इसके तार है वो जुड़ रहे हैं। देखिए इसमें
ठीक है शिवम, रोकना चाहूंगी आपको यहीं पर एक सेकंड के लिए। हमारे संवाददाता इस वक्त शाहीन के घर के पास मौजूद है और लगातार देखिए उनसे भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। अविनाश, अगर बात की जाए क्या कुछ हलचलें वहां पर देखी जा रही, क्योंकि लगातार जो टीमें हैं वहां पर पहुंच रही है, निगरानी कर रही है, जांच वहां पर भी जारी है, पूछताछ हो रही है, क्या कैसा इस वक्त देखने को मिल रहा है वहां से, क्या अपडेट है अविनाश? जहाँ पर राजधानी लखनऊ में जम्मू एटीएस है, वो कहीं ना कहीं उनके पिता का एक घर है और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो किस तरीके से एटीएस है राज्य में कह सकते हैं जो दिल्ली में जो बात पे अविनाश, अविनाश आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है अविनाश, हम दोबारा से आपको जोड़ेंगे, लेकिन देखिए तमाम तरह के जो सवाल हैं वो बिल्कुल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात सुरक्षा पर करें तो ये सुरक्षा से जुड़ा बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, क्योंकि कई लोग वहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे, कई लोग वहां के निवासी थे, और देखा जाता है जिस तरीके से कि पीक आवर को चुना गया, पीक टाइम को चुना गया, जब ऐसा समय जहां पर देखा जाता है कि लोग जो है वो काफी एक्टिव हो जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह रहती है, और उस वक्त इस तरीके का धमाका और लोन वुल्फ अटैक जिसको कहते हैं, और कई बार लोन वुल्फ अटैक देखने को मिला। और दर्शकों को बताना चाहूंगी मैं, ये लोन वुल्फ अटैक उसे कहते हैं जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब कोई बड़ा विस्फोट हो जाता है, उसके बाद जिस तरीके से एक भगदड़ जैसी स्थिति मिलती है, ये तमाम अटैक जो है वो कई बार देखने को मिले। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल लगातार जिस पर हम बात कर रहे हैं सुरक्षा में चूक को लेकर, क्योंकि जनता जिस तरीके से वहां पर मौजूद थी, उनका यह साफ तौर पर कहना था कि आखिर जब हम देश की राजधानी में ही सुरक्षित नहीं है, क्या हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें, क्योंकि लगातार ऐसी तमाम गतिविधियां जो है उनकी सूचना भी मिल रही थी और लगातार मीडिया के माध्यम से भी इसे दिखाया जा रहा था। उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाना, यह वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। शिवम जी, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो दुर्घटना कल घटी है ये एक सुरक्षा में चूक तो है, बिल्कुल चूक है। और क्योंकि हमारी जनता बेखौफ घूमती है, सारी चीज़ें हम लोग कहीं भी हम आ जा सकते हैं, और हम कुछ भी अपने बच्चों को, वहाँ बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे, कुछ घूमने गए थे, कुछ अपने घर जा रहे थे, बहुत सारी गतिविधियाँ वहाँ हो रही थी। ऐसे में किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ऐसी कोई घटना घट सकती है। मेरा बस यही कहना होगा कि हमें हर एक अफवाहों से बचना होगा। हम अगर किसी भी चीज़ को संदिग्ध स्थिति में अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना होगा, और उसकी जानकारी हमें सुरक्षा एजेंसियों तक, हमें पुलिस तक वो हमें जानकारी वो पहुंचानी चाहिए। क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं वो काम कर रही होती हैं, लेकिन ये पूरा एक चैन सिस्टम होता है। अगर वो एक जगह से सिक्योरिटी जब कहीं लीक हो जाती है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो वो फिर एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम देता है, जैसा कि हमने कल देखा। तो ये सुरक्षा एजेंसियों को हमारी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी दुर्घटनाएं आगे ना हो, और ये जांच करके इसका गहन जांच होनी चाहिए। और जब हमें ये पता चले कि ये चूक कहाँ हुई है, तो ऐसी चूक दोबारा ना हो, इस पे हमें पूरा काम करना होगा सरकार को। जी, एक बड़ा सवाल ये कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा में चूक है, या फिर इसे ये भी मानेंगे कि एक बड़ी खुफिया चूक का भी परिणाम है? देखिए, ये बड़ी खुफिया चूक अगर आप बात करें तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस दुर्घटना को देखते हुए हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जो पिछले 3 दिनों में हमने देखा है, जो हमारे देश में जो जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसी हमारी काम कर रही थी, तो बहुत एक्सप्लोसिव जो मटेरियल मिला, या जिस तरीके से हमने बहुत सारे 3 से 4 डॉक्टर्स को पकड़ा जो कि आतंकवादी गतिविधियों में जो इन्वॉल्व थे सॉरी, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसी काम कर रही थी। और जब उससे कल सुबह ही ये सारी चीज़ें हमने देखी पूरे देश ने
कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकवादियों को पकड़ा और शाम को एक चूक हो जाने की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। तो ये एक चूक तो है, बहुत बड़ी चूक है, इसको हमें लेकिन अब यही है, ये चूक कैसे हुई है, क्यों हुई है, इसको ये जांच का विषय है। सुरक्षा एजेंसी इसके लिए जांच कर रही हैं। इस पे अभी बहुत कुछ कह पाना कि ये कैसे हुआ क्या, तो ये थोड़ा मुश्किल बात होगी। हाँ, ये है कि कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा कि ये चूक कैसे हुई और आगे ना हो इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को पूरे पुख्ता इंतजाम करने होंगे। शिवम जी, क्या लगता है स्मार्ट सिटी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में बात की जाए एआई टेक्नोलॉजी की, क्योंकि इस बार देखा जाता है अब एआई का ज़माना है और तमाम जगह एआई का यूज़ जो है वो पॉजिटिवली किया जाता है, लेकिन एआई बेस्ड थ्रेट मॉनिटरिंग करना क्या लगता है कितना ज़रूरी हो गया है और ये कितना लगता है कि ये प्रोग्रेस में आ सकता है? मैम देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है और देश में हमारे और भी दुर्घटनाएं घटी हैं, ये जो मटेरियल है या यूँ कह लें हम जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है या गन्स हैं या बम हैं या जो भी चीज़ें हैं जिनसे आतंकवादी जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनकी कहीं मूविंग ना हो पाए, इस पे हमें काम करना होगा। क्योंकि जब ये कोई हमारे देश में तो बन नहीं रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बाकी और जगह से ये मटेरियल आते हैं, तो ये हमारे देश में ना आ पाएँ, इसके लिए हमें एआई सिस्टम पर काम करना होगा। और क्योंकि देखिए, आप अगर नॉर्मल काम कर रहे हैं तो उससे आजकल टेक्नोलॉजी सिस्टम इतना हाईटेक हो चुका है कि आप बहुत आसानी से इनको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको एआई सिस्टम पे काम करना होगा, एक हाई अलर्ट जोन बनाना होगा, एक पूरा सिस्टम तैयार करना होगा जिससे कि इनकी मूविंग रोकी जा सके। ये बहुत आसानी से, जैसे आप देखिए कि इतने हाई अलर्ट जोन में इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद अब जब आतंकवादी कार में इतना मटेरियल लेके घूम सकते हैं, या फरीदाबाद जैसे आप देखिए जो 350 केजी जहां पर ये एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला फरीदाबाद में, आप सोचिए वो जगह हमारी संसद भवन से, प्रधानमंत्री भवन से, हमारे राष्ट्रपति भवन से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे इतनी हाई अलर्ट जगह पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर ये चीज़ें वहां तक पहुंच जा रही हैं तो एक सिक्योरिटी फेलियर तो है। अब इसको कैसे रोका जा सके, ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा, इस पे काम करना होगा। और ये कोई सिस्टम ऐसे नहीं कि बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए बहुत आपको हार्डवर्क करना होगा और एक अच्छा हाईटेक सिस्टम आपको सिक्योरिटी का बनाना होगा। बिल्कुल, लेकिन शिवम जी देखिए, अगर बात करें विस्फोटक डिटेक्शन सिस्टम की, तो आपकी तरफ से क्या लगता है इसको और कैसे ज़्यादा मजबूत जो है वो किया जा सकता है? मैम देखिए, मेरा यही मानना है, जैसा मुझे लगता है कि ये जो इसका जो मूविंग सिस्टम है, जो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जो पहुंच जाते हैं, आप देखिए कि जैसे आप पहलगाम अटैक को देखें, क्योंकि अभी जल्दी में हुआ है, वो आप सोचिए कि आतंकवादी कैसे उस जगह पर वो असॉल्ट राइफल्स लेके वो वहाँ पहुँच जा रहे हैं, कि 47 लेके वहाँ वो पहुँच जा रहे हैं और इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे पा रहे हैं। साथ में कल का ये जो आपने इंसिडेंट देखा कि दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया, तो इनकी मूविंग को रोकना होगा, ये हमारे देश में आ ही ना पाए, इस पे काम करना होगा। जो इस तरीके से इसकी स्कैनिंग करनी होगी, इसका डिटेक्शन करना होगा कि ये इसकी मूविंग अगर रुक जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं सकते हैं, इस पे कोई बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी जोन बन जाता है, तो इन घटनाओं को बहुत आसानी से फिर रोका जा सकता है। शिवम जी, एक सवाल और कि अगर आरोपी के जो तार है वो फरीदाबाद या फिर अगर बात की जाए पुलवामा से जुड़ रहे हैं, तो अगर इस पूरे मामले को देखते हैं तो क्या लगता है कि आतंकी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्टिव हो रही है नॉर्थ इंडिया में? बिल्कुल, इस बात को कहना गलत नहीं होगा। आप नॉर्थ इंडिया में क्या आप देखिए, जैसे कि जो कश्मीर में हुआ वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, कल की जो दुर्घटना हुई, और इन दुर्घटनाओं के साथ में जो हमने 3 दिन पहले या यूँ कह लें कि कल हमने जितनी चीज़ें हमारे देश में घटित हुई हैं, जो इतना बड़ा एक्सप्लोसिव मटेरियल जो मिल रहा है, जो कारतूस मिल रहे हैं, गन्स मिल रही हैं, जो इससे हमें पता चलता है कि आतंकवादियों का मंसूबा क्या था, ये कहीं ना कहीं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो इतना बड़ा वो मंसूबा अगर उनका है और इसको अगर हम ये कहीं मंसूबा उनका कामयाब हो जाता तो फिर वो बहुत बड़ी घटना थी। लाखों की तादाद में मारे जा सकते थे और लाखों की तादाद में जो मारे जाते, अब सोचिए उनके कितने परिवार बिखर जाते, कितनी बड़ी एक दुर्घटना होती। तो इसको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम हमें करने होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा एक शिक्षा का जो सिस्टम है, मेरा ये मानना है जो हमारे डिफेंस का सिस्टम है, इस पे एक बदलाव लाना होगा, इस पे हमें काम करना होगा। अगर ये देखिए जब डॉक्टर्स ऐसी अब और कोई वो ऐसे डॉक्टर्स नहीं थे कि सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अच्छे हॉस्पिटल्स में वो प्रैक्टिस कर रहे थे और बराबर वो गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और हमें पता भी नहीं चल पा रहा था। अचानक से पता चल रही है कि ये तो एक बहुत बड़े टेररिस्ट हैं और बहुत बड़े एक संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को अब भाई इन्होंने हमारे देश में रहकर, अपने ही देश में रहकर अपने ही लोगों को मारना, ये इनकी कहीं ना कहीं मानवता को झकझोर देता है। इनके मन में क्या था, इनके जहन में क्या था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ये बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उस बीच में ये इन गतिविधियों को जो पता चल रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि पढ़ाई तो इन्होंने की, लेकिन जो इनके संस्कार थे, जो इनके कहीं यूं कह लें कि जो इनके अंदर मानवता थी, वो बिल्कुल भी नहीं थी। और इस पे हमें काम करना होगा। हम जो जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटीज काम करती हैं, ऐसे ही हमें अपने अंदरूनी उस पर काम करना होगा कि जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं, जो हमारे ही यहाँ खा रहे हैं, हमारे ही अपने देश में ही इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, ये हमारे लोगों को ये कैसे समझाया जाए, इस पे काम करना पड़ेगा। जी ठीक है शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए, दिल्ली में ये जो धमाका हुआ, ये अपने साथ साथ तमाम सवाल बिल्कुल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा पर भी बेहद ही गंभीर सवाल कि आखिर इतनी बड़ी चूक जो है वो कैसे हो गई, क्योंकि ये जो इलाका था लाल किले के पास का था और वहां पर इस तरीके का ब्लास्ट हो जाना, संवेदनशील इलाका जहां पर पूरी तरीके से अगर बात की जाए पुलिस का पहरा रहता है, प्रशासन का पहरा रहता है, तमाम सीसीटीवी से वो लैस एरिया होता है और उस जगह पर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना और वहां पर तमाम लोगों की मौत हो जाना, इस पर अगर बात की जाए तो देखिए सुरक्षा में बिल्कुल कमी देखी गई है, एक बड़ी चूक हुई। और कहीं ना कहीं देखिए जो वहां पर इस तरीके से घटना में लोग पाए गए थे और ये भी कहा जा रहा था कि जो चश्मदीद वहां पर थे उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि धमाका इतना तेज था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, ये मौका नहीं मिला कि आखिर क्या हो गया है उनके साथ। और बार बार सवाल कि आखिर जब हमारे देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जो इलाके हैं अगर उनकी बात करें तो वहां पर आखिर कितनी सुरक्षा होगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।